नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन पॉलिटी की रामबाण सीरीज को कंटिन्यू करते आ रहे हैं और रामबाण सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले 2-3 पार्ट आप देख चुके हैं और एक्ट्स की हमने बात की थी रामबाण सीरीज के अंदर कि पॉलिटी को जब हम शुरू करते हैं, इंडियन पॉलिटी का जब हम जिक्र करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो बेस हमारा बना, जिन एक्ट्स के तहत कंपनी ने, कंपनी का मतलब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से बनकर आई थी हमारे भारत में, जिन्होंने ट्रेड से शुरू करके और धीरे धीरे रूल करना शुरू कर दिया और बाद में फिर पूरे के पूरे इंडिया पर इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। तो उसकी जो नींव इन्होंने बनाई, जो बेस तैयार किया हमारे संविधान को, जो 1946 में शुरू हुआ था, तो शुरू से लेकर और लास्ट तक जो इन्होंने बेस बनाया संविधान को बनाने के लिए, उन सब का जिक्र हम इन एक्ट्स के अंदर करेंगे। वैसे मेनली जो एक्ट्स हैं ये हमारे हिस्ट्री का टॉपिक है, बट हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही बातें करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में हम इन एक्ट्स को पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ेंगे। जब हम हिस्ट्री कवर करेंगे तो उस टाइम पर मैं सारे के सारे एक्ट्स, सभी गवर्नर जनरल, सभी जो गवर्नर ऑफ बंगाल्स या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइस राय ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक हल्की सी झलक देखेंगे इन सभी एक्ट्स की, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कहने पर जो संविधान बनाना शुरू किया, उसके बेस को तैयार करने के लिए जो काम किए गए थे, जिन एक्ट्स को का इम्पोर्टेंट रोल था, उन एक्ट्स की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन एक्ट्स के बारे में। जो 17 एक्ट्स हमने बात की थी, जिन एक्ट्स की, उनमें से कुछ एक एक्ट्स हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो पहला जो एक्ट था जो हमने पढ़ा था 1773 में, और एक्ट का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट के अंदर 3-4 काम इंपॉर्टेंट हुए थे। पहला क्या काम हुआ? कंपनी रिटेन्स पोजेशंस, कंपनी रिटेन्स पोजेशंस, यानी कि जो कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र था, जो कंपनी, जो संपत्ति यहाँ पर थी, जो क्षेत्र यहाँ पर था, जो एरिया यहाँ पर था, जो कंपनी का उसके ऊपर जो अधिकार था वो बना रहेगा, बरकरार रहेगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई कि उसको विनियमित किया जाएगा, मतलब उसको रेगुलेट किया जाएगा। दूसरा, इसके ऊपर क्या किया? कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स, जो भारतीय मुद्दे थे उनके ऊपर भी कंपनी ने अपना कंट्रोल सेटअप कर दिया कि इंडिया के अंदर जितना भी ट्रेड होगा या कुछ भी अफेयर्स, यहाँ पर अफेयर का मतलब कोई नेगेटिव सेंस में नहीं निकलता। अफेयर का मतलब यहाँ पर जो कामकाज हो रहे हैं, जो भी चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उन सब चीजों की हम बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, उन सभी चीजों की बात कर रहे हैं। तो थ्रू दिस एक्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश कैबिनेट वाज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। जो ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी, उनको ये राइट दे दिया गया था कि वो भारतीय मामलों के अंदर अपना इंटरफेयर कर सकता है, वो इसके बीच में दखल दे सकता है। ये राइट किसको दिया था? ब्रिटिश कैबिनेट को दिया था। याद रखना, ब्रिटिश कैबिनेट को। अब यहां पर हम आगे जाके दो चीजें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे क्राउन, एक हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों के पास अलग अलग पावर होगी। कौन से एक्ट में होगी ये भी हम बात करेंगे, किसको पावर दी गई, किसकी पावर घटाई गई, वो भी बात करेंगे। दूसरा इसमें जो काम हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल पहले क्या था, 1762 की जब हम बात करते हैं तो जो 1762 में गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, सिर्फ बंगाल का जो एरिया था उसका गवर्नर बनाया जाता था। और 1773 का जो एक्ट बना, उस एक्ट में इनका दायरा बढ़ा दिया, इनकी पद, जो इनकी पोस्ट थी, उस पोस्ट का नाम भी बदल दिया और गवर्नर ऑफ बंगाल से इसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और इंपॉर्टेंट क्या काम हुआ? और अगर हम बात करें कि फर्स्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि पॉलिटिकल साइंस के। पहला ये क्वेश्चन बन जाता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? देन वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या आएगा बेटा? कंफ्यूजन दो चीजों में आएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इंडिया की हम बात करें तो विलियम बेंटिक हमारे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे, और बंगाल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स बने थे। फिर एक और क्वेश्चन इसी में आ जाता है,
फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तीनों क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है, आंसर सबके अलग है। पहला क्वेश्चन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा क्वेश्चन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, तीसरा क्वेश्चन इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसमें हम सी राजगोपालाचारी का नाम इसमें लेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसको बोलते हैं। तो और इसके अंदर क्या किया हमने, सुप्रीम कोर्ट का भी गठन किया। एक्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट, यहां मैं लिख देता हूं, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता के अंदर, कहां पर, कलकत्ता के अंदर, आजकल इसको कोलकाता बोल देते हैं। तो 1774 में, कब, 1774 में कलकत्ता के अंदर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, एक कोर्ट बनाया गया था। अब उस टाइम पर हमारे पास ज्यादा कोर्ट नहीं थे, अब आजकल तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर हम अलग अलग हिस्सों में बांटे तो सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है, एक अलग होता है, एक अलग, मतलब सेम लेवल पे चलता है लेकिन काम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, फिर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उस टाइम हमारे पास इतने ज्यादा कोर्ट थे नहीं, तो इसलिए हमने इसको नाम सुप्रीम कोर्ट का दे दिया। ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट बनाया था, तो एक ही कोर्ट था जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का होल्ड होता था, तो उन्होंने उसको, सुप्रीम पावर थी जुडिशरी के लेवल पे, तो सुप्रीम पावर होगी तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट का नाम दे देंगे। आजकल ये कलकत्ता में नहीं है, ये फिलहाल दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है बेटा। और क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल का जो पद था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको हमने किस में चेंज कर दिया था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में चेंज कर दिया, पोस्ट चेंज कर दी। इसके तहत क्या हुआ कि जो बॉम्बे और मद्रास, इनके जो गवर्नर थे, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, वो किसके नीचे काम करने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे काम करने लगे, उनकी बातों को फॉलो करने लगे। उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहा। अब पहले वो इंडिपेंडेंटली काम करते थे, अब वो इनके अधीन काम करने लगे, जो भी काम करेंगे इनसे पूछा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे किसमें, जो भी हमने फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। और ये पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में। बेटा यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब देखो हम कंपटीशन की दुनिया में हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं आपके। सब्जेक्टिव के क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं, या तो पीसीएस में या यूपीएससी के अंदर। अब नॉर्मली अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और किसी भी सी डी या छोटी बी ग्रेड की पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए आज तक, क्या क्या पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैं साथ साथ कवर कर रहा हूं। तो पिट्स इंडिया, अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 1784 में, 1784 में इनमें से कौन सा एक्ट पास हुआ था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड इन 1784। फिर ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, पहला रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा चार्टर एक्ट, चौथा इंडियन काउंसिल एक्ट या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। तो हम आंसर क्या करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट, मैंने नाम भी लिखा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ईयर जरूर याद रखना, वो 1773 में हुआ था, ये 1784 में हुआ है। इसके अंदर क्या काम हुआ, पहला और इंपॉर्टेंट काम, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। जो कंट्रोल सिस्टम है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, दोहरी जो नियंत्रण प्रणाली इसको बोल सकते हैं हिंदी में, तो ये कर दिया। पहला क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरा क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया के अंदर काम कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि जो ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट है, वहां पर कुछ भी काम होता है क्राउन के हाथों में, जिसको हम कह सकते हैं कि जो पावर ऑफ क्राउन के हाथों में है, और यहाँ पर हमारे गवर्नर जनरल के पास है। इसके अंदर दूसरा काम क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। 2 चीजें बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल
एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या है? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये बनाया गया था किसके लिए? जो कंपनी के जो सिविल, मिलिट्री या रिवेन्यू अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसके अंदर क्या क्या चीजें थी? अब यहां पर मैंने ऑप्शन बना दिया है। 4 तो मेंबर्स थे, कौन? प्रीवी काउंसिल्स के, जिनको अपॉइंट किया जाता था क्राउन जो मैंने अभी यहां पर बताया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहां से इनको अपॉइंट किया जाता था। कितने मेंबर्स को? 4 मेंबर्स को। ये मेंशन मैंने किया हुआ है, 4 मेंबर्स को प्रीवी काउंसिल से इनको अपॉइंट किया जाता था क्राउन से। दूसरा, एक सेक्रेटरी होता था स्टेट की तरफ से। तीसरा, एक चांसलर होता था, और चांसलर ऑफ एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब राजकोष, राजकोष का मतलब उस स्टेट के पास कितना पैसा है, उस पैसे के ऊपर जिसका होल्ड होता है, जो कर्ता धर्ता जिसको बोलते सकते हैं, सुप्रीम कमांडर जो बोल सकते हैं, मतलब जो जिसकी निगरानी में या जिसके ऑर्डर के बाद सारा का सारा काम हो पैसे से रिलेटेड, उसको बोला जाता था चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तो ये 6 आदमी टोटल, ये 6 आदमी बन के एक बनता था बोर्ड, जिसको हम कहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स थे, उसमें हमने कौन कौन से मैटर, देखो इसमें हमने कौन कौन से मैटर्स किए हैं? सिविल मैटर, मिलिट्री मैटर और रिवेन्यू अफेयर्स। रिवेन्यू का मतलब क्या है? यहाँ पर पैसे का लेना देना। जितना भी पैसा है, जितनी भी मिलिट्री है या जितने भी सिविल केसेस हैं, वो सारे के सारे कौन चेक करेगा, कौन देखेगा, किसकी निगरानी में होंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और दूसरा जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, कौन से मैटर आएंगे? पॉलिटिकल मैटर। जितने भी हमारे पॉलिटिकल मैटर होंगे, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या फिर वो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि क्राउन उसको होल्ड करे या वो उसको सोल्व करे, तो सारे के सारे पॉलिटिकल मैटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आ जाएंगे। एक सीक्रेट कमेटी बनाई जाती थी इन्हीं डायरेक्टर्स की, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नाम दिया गया था। कॉन्टेक्ट डायरेक्ट टच किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यहां पर डिफरेंस है, देखो डिफरेंस क्या है। यहां पर इन्होंने क्या किया कि सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यू इन अफेयर्स के ऊपर काम किया। किसने? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने, जिसके अंदर टोटल 6 आदमी थे। सिर्फ 6 आदमियों का होल्ड है इसके ऊपर। किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। और जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए तो काम कौन कर रहा है? अभी डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, और उनके द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की जाती है। जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश की, उसके द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, एक सीक्रेट कमेटी बनाई जाती है, जो सिर्फ किन मैटर्स को सोल्व करेगी? पॉलिटिकल मैटर्स को। कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। ये ध्यान रखना भाई, इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। जितने भी काम होंगे ब्रिटेन के अंदर होंगे। ठीक है। तीसरा है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। बेटा ये चार्टर एक्ट जो है 4 बने थे, कंफ्यूज मत होना, हम धीरे धीरे एक करके पढ़ेंगे। पहला जो चार्टर एक्ट है वो है 1793। 1793 का जो चार्टर एक्ट है, उस चार्टर एक्ट में क्या हुआ? एक्सटेंशन ऑफ पावर टू गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल के जो पास जो पावर्स थी, उस पावर को और बढ़ा दिया और उसको और भी ज्यादा विस्तारित कर दिया। एक ही इसमें काम हुआ था। दूसरा काम तो और भी हुए थे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी हम फिलहाल पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम। तो उससे रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हैं मैंने सिर्फ वही मेंशन किए यहाँ पर। उसके बाद था चार्टर एक्ट 1813 वाला। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट काम हुए। क्या क्या? डिमांड ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, डिमांड ऑफ इंग्लिश ट्रेडर्स, सॉरी, इसका क्या मतलब है भाई बताओ? डिमांड ऑफ इंग्लिश ट्रेडर, इसका मतलब है कि जो भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, उसके अंदर ब्रिटिशर्स अपनी साझेदारी चाहते हैं, अपनी पार्टनरशिप चाहते हैं, अपना होल्ड बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। यही है डिमांड ऑफ इंग्लिश ट्रेडर, कि इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड हो रही है, उन ट्रेड्स के अंदर इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स, उनका भी उसमें एक हाथ रहे, उनका भी रोल रहे, ये चाहते थे
ब्रिटिशर्स। कौन से एक्ट में? चार्टर एक्ट 1813। दूसरा, एंड ऑफ कंपनी मोनोपोली। अब यहां पर कंपनी का मतलब क्या है? टाटा बिरला कंपनी नहीं है, रिलायंस जियो की कंपनी नहीं है। कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार था, जो मोनोपोली थी, वो खत्म हो गई। खत्म कैसे हो गई? पावर कहां पर चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास। पावर कहां चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास। और ब्रिटिश क्राउन के पास पावर चली गई तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी मोनोपोली खत्म हो गई। उसका जो एक अधिकार था, जो सब कुछ सारा का सारा काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर रहकर कर रही थी, वो खत्म हो गया। अब पावर कहां पर है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, ब्रिटिश क्राउन के पास है। वहां से सारे काम होते हैं और यहां पर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1833। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, यहां पर मैं सीरीज लिख देता हूं, यहां पर मैं इधर साइड में लिख देता हूं, गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल सबसे पहली पोस्ट थी। दूसरी बनी, इसी गवर्नर ऑफ बंगाल को हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पोस्ट को बढ़ा दिया, प्रमोशन हो गया इनका, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इस पोस्ट को और बढ़ा दिया गया, अब ये बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले सिर्फ बंगाल के अंदर काम करते थे, वहीं पर होल्ड करते थे। अब ये पूरे भारत के ऊपर काम कर रहे हैं और पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए। और इसके बाद इसको फिर से चेंज किया जाएगा और गवर्नर जनरल से इसको बना दिया जाएगा वायसराय। कहां का वायसराय? पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया का वायसराय। तो वायसराय ऑफ इंडिया बन गए। अब जब भारत हमारा आजाद होगा 1947 में 15 अगस्त को, तो उस टाइम पर भी हमारे पास यही पोस्ट रहेगी, वायसराय ऑफ इंडिया। जब हम आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, फिर इस पोस्ट को फिर से बदल दिया गया और गवर्नर जनरल बना दिया गया इंडियन गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्रीडम इंडिया। आजाद भारत का पहला और आखिरी, उसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना, फिर प्राइम मिनिस्टर बना। फिर उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया तो राष्ट्रपति भी बन गया। प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति दोनों ने मिलकर काम चलाया संविधान के तहत, ठीक है। तो ये कुछ काम हुआ। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विलियम बेंटिक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। जो विलियम बेंटिक है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। मैंने बताया था कि पहले जो बंगाल के जो गवर्नर थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक बन गए और अभी ये वायसराय भी बनेंगे। 1857 की जो रिवोल्ट होगी, उस रिवोल्ट को खत्म, उस रिवोल्ट के दबने के बाद, उस रिवोल्ट के खत्म होने के बाद 1858 में ये जो पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हटाकर इस पोस्ट को चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया। और पहला वायसराय कौन बना? ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा। अब सारी चीजें मैं बताऊंगा तो फिर आपके अंदर एक्साइटमेंट कैसा है कि पढ़ने की? देखो मुझे तो पढ़ना नहीं है, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। पढ़ना बेटा आपको पड़ेगा। नौकरी की जरूरत आपको बहुत ज्यादा है। फिलहाल एम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इंडिया के अंदर काफी बढ़ी हुई है, उसी को कम करने के लिए आपको जो आपकी कंपटीशन के अंदर जो और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे स्मार्टली काम करना है, उनसे अलग हट के काम करना है, तभी आप कामयाब हो पाओगे। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, मेहनत सभी कर रहे हैं। कोई भी बच्चा जो कंपटीशन की दुनिया में है, कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सभी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्मार्टली एफर्ट लगाना है। स्मार्ट तरीके से जो काम करना है, तभी आप उनसे अलग हो जाओगे। और जब आप अलग हो जाओगे, लाइन से, भीड़ से अलग हो जाओगे, जब आप अपना रास्ता बनाओगे, तो डायरेक्टली समझ लेना कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। आपकी नौकरी बहुत नजदीक है, आपके पास बहुत सारे ज्वाइनिंग लेटर, बहुत सारे अपॉइंटमेंट लेटर्स आपकी मेल के ऊपर, आपके घर पर पहुंच जाएंगे। और फिर आप कंफ्यूजन में, इस कंफ्यूजन में रहोगे कि अभी कौन सा मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो बहुत सोच समझ कर आपको ये डिसीजन लेना है
कि इनमें से जो मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर्स हैं इनमें से कौन सी पोस्ट को ज्वाइन करना है। ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। बाकी जो एक्ट्स हैं, जो अलग अलग पोस्ट जो बनेंगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और बहुत जल्दी आपके सामने इसी का नेक्स्ट पार्ट, जो एक्ट्स हमारे चले हुए हैं, इन्हीं एक्ट से ऊपर नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आपके सामने लाया जाएगा। और वीडियो पूरी देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।